इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी दिल्ली से बस में बम लेकर जयपुर आए। किशनपोल से 9 साइकिल ली, फिर साइकिल के पीछे सीट पर बैग में टाइम बम लगाया। अलग अलग जगह साइकिल खड़ी की, फिर जयपुर रेलवे स्टेशन गए, शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ी और दिल्ली पहुंच गए। इधर जयपुर में 8 ब्लास्ट हुए, 9वें बम को डिफ्यूज कर दिया गया। सबको पता है यह हुआ, पर नहीं पता तो यह कि इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जो सबको पता है वो साबित नहीं हो पा रहा, पसीने छूटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जिंदा बम मामला और ब्लास्ट मामला, दुनिया हंस रही है हमारी आतंक के खिलाफ केस सॉल्व करने की एफिशिएंसी देखकर। 18 साल अपना हिसाब और इंसाफ मांग रहा है और उम्मीद अब भी है कि कभी तो इंसाफ मिलेगा। आज इसी पर चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ संजय शर्मा जी कांग्रेस से हैं, योगेंद्र जोशी जी रिटायर्ड आरपीएस हैं और साथ ही एडवोकेट सीसी रत्नू। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं। कुछ ही देर में मेरे साथ बीजेपी से एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत भी जुड़ेंगे। योगेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मतलब अगर ये फिल्म होती तो शायद मैं कहता कि मिस्टर इंडिया आया होगा, बम रख दिया होगा, 9वें बम ने शायद खुद ही चिल्ला के कहा होगा कि मैं यहां पड़ा हूं, मुझे रोक लो। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो कुछ हुआ है मोटा मोटा कहानी सबको पता है, साबित कुछ नहीं हो रहा। कभी इंसाफ मिल सकता है? देखिए स्वप्निल जी, मैं उस समय एसओजी में था, बम ब्लास्ट हुए तब, और मैंने घटना को नज़दीक से भी देखा है। ये सीरियल ब्लास्ट थे, हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, लुम्बिनी पार्क में हुआ, गोकुल चाट में ब्लास्ट हुए, ये अगस्त 2007 में हुए, फिर उसके बाद में अपने यहाँ ब्लास्ट हुआ 13 मई को 2008 को। फिर उसके बाद ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। अगर दिल्ली में ब्लास्ट नहीं होता तो आप सितंबर में ब्लास्ट हुआ था, वो भी 13 सितंबर 2008 का था। जैसे ही वहाँ ब्लास्ट हुआ तो हम लोग वहाँ गए थे, हमने जांच वांच करी थी, देखा था, तो उससे पता चला कि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने इस जगह इतनी जगह ब्लास्ट किए। बात यह है कि स्पेशल कोर्ट ने जिन 4 आरोपियों को सजा दी और उन्होंने मौत की सजा दी है, कोई आजीवन कारावास नहीं दी, एक को उन्होंने बरी कर दिया। और वही जब हाई कोर्ट में गए तो उन सबको हाई कोर्ट ने बरी, सब बरी हो गए। अब हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अनुसंधान में लोकुनाज हैं, घटनास्थल को आरोपियों से नहीं जोड़ पाए, और जो एविडेंस थे वो एविडेंस जैसे पहचान करानी है कोर्ट में, जैसे हम पहचान करते हैं, वो पहचान सही नहीं हो पाई, उसका तरीका सही नहीं हो पाया। बहुत सारी कमियां उन्होंने निकाली। निकालने के बाद उन्होंने कि भाई जो जिन्होंने अनुसंधान किया था उनके खिलाफ भी जांच कराई जाए, उन्होंने क्यों इतनी लापरवाही बरती। नहीं, पर गवाह तो पेश ही नहीं किए जा सके। हाँ, और उसमें जो कुछ ऐसे गवाह थे जो इनको पेश करने थे उस समय, वो गवाह इन्होंने पेश नहीं किए। देखिए, जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे वो उस समय थी कांग्रेस की सरकार। गवर्नमेंट एडवोकेट एक दिन भी वहां पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अधीनस्थ थी जो वहां कोर्ट में उपस्थित होती थी, जबकि अभियुक्तों के जो वकील हैं वो दिल्ली से, बंबई से, वो बाहर से आते थे, 5 स्टार होटल में ठहरते थे, प्लेन से आते थे। उनके ऊपर कितना खर्चा होता था। एक एक वकील मेरे ख्याल 400, 500, 5 लाख रुपए लेता होगा। और पीएसआई फंडिंग, जैसा मुझे जानकारी में है, मैं तो खैर एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जैसा मुझे जानकारी में आई कि उन एडवोकेट्स को फंडिंग हो रही थी बढ़िया। और हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हुए उपस्थित नहीं हो रहे थे कोर्ट में, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में जाके देखा, कर भी क्या लेते, वो ऐसी चार्जशीट ही नहीं थी जिसका बचाव किया जा सके। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को लिखा है उस समय कि आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से अभियोजन कमजोर है, इसको मजबूत करने के लिए आप स्टेप उठाइए। लेकिन उस समय सरकार ने स्टेप नहीं उठाया। आप देखिए, और वो सब बरी हो गए। अब हाई सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो अब सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई होती है क्या? नहीं होती, मुश्किल है। अब रहा एक जिंदा बम। आप देखिए, तमाशा देखिए कि जो बम फूट गए, जिनमें आदमी मर गए, 71 आदमी मर गए, 185 घायल हो गए, उन बम में तो बरी हो गया। और जो बम फूटे ही नहीं, उनमें उन सबको सजा हो गई जो पहले बरी हो गए। आप देखिए तमाशा, 4 आतंक, 4 वही, एक तो बरी हो गया, लेकिन 4 उनको सजा हो गई। मतलब स्पेशल कोर्ट ने इसमें आजीवन कारावास दिया।
पक्की बात है। हाँ, इनमें हाँ, जो जिंदा बम में, हाँ, उसमें तो फांसी की सजा थी, इसमें आजीवन कारावास दिया। हाँ, अब हाई कोर्ट चले गए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है हाई कोर्ट के सामने कि मैं काहे करा, मतलब जिसके अंदर मर गए और इतने घायल हो गए उसमें तो हमने बरी कर दिया, हाँ, और जो जिंदा बम में जो फटे नहीं हाँ, है उसमें अब इनका क्या करें। अगर ये उसमें सजा देते हैं, किसमें, जिंदा वाले में, तो फिर पहले क्या हुआ था भाई, अभियुक्त तो वही है, तो जो बम फूट गए मर गए तो क्या हुआ। तो हमारी न्यायपालिका, हमारा कानून, हमारा अभियोजन, हमारा अनुसंधान, उसके ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या हम अनुसंधान में खामियां क्या? रही, अनुसंधान में खामियां रही, यही तो हाईकोर्ट ने उल्लेखित किया है, यही हाँ, तो हाईकोर्ट ने बताया और फिर है। क्या किया। हाँ, एक विशेष बात है कि जब ये जिंदा अब क्या हुआ, जब उसमें बरी हो गए तो अब ये जागा अभियोजन और उसमें जांच हुई तो उसमें पाया कि साहब क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो पत्रकार है प्रसाद टंडन, उनके बयान कराए गए, एडीजी अरविंद जैन के बयान कराए गए, एक साइकिल कंपनी वाला है हरिओम, हाँ दिनेश अच्छा, महावर, जो साइकिल के मालिक था दुकान का, उसके बयान कराए गए। हरिओम साइकिल स्टोर शायद, अब ये नहीं है लेकिन ठीक है, साइकिल हाँ, कंपनी, तो दिनेश, तो अब उसके बयान क्यों कराए गए, क्योंकि उनको पहले इसमें किया ही नहीं, इनको बुलाया ही नहीं, उनकी कमी छोड़ दी, अब उनको इससे जोड़ा है, जब जोड़ा है तो साइकिल से साइकिल वाला जुड़ गया। एडीजी साहब ने जो जांच के आदेश दिए थे उस समय क्या करा था, ये यहाँ आईजी थे उस समय यहाँ के, ठीक है। और जो प्रशांत टंडन था जो पत्रकार है जिसको उस घटना के बारे में जानकारी थी, उनके बयान कराए गए। तो उन बयानों से जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को जोड़ा गया उन अभियुक्तों से, घटना स्थल से और जिंदा बम से, तब जोड़ा गया, तब जाके ये पता चला कि अब इसके अंदर सजा योग्य माहौल बन गया। तो स्पेशल कोर्ट ने सजा दी। अब हाई कोर्ट के सामने प्रश्न ये होता है कि जो गवाह पहले प्रस्तुत नहीं किए, जो एविडेंस पहले प्रस्तुत नहीं किए, उनका क्या करें। अब इनमें तो प्रस्तुत हो गए, इसमें प्रूव हो रहा है, आप देखे लेके बैठे हुए हैं, और अभी तक हाई कोर्ट। तो इसमें एक क्लैरिटी मैं लेना चाहता हूं रत्नू साहब, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा पाए कि हाई कोर्ट इस बेसिस पर रीओपन कर सकता है केस को, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि इतने समय में अगर जांच में इतनी सारी खामियां हैं तो अंततः सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर चली जाएंगी, लेकिन क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि उसी के बेसिस पर कोई डिसीजन हो जाए। रत्नू साहब, 2 सवाल। रत्नू साहब, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही, आप शायद म्यूट पर हैं, आपको म्यूट हटाना होगा। रत्नू साहब, एक बार वो आपके स्क्रीन पर आपको एक ऑडियो का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लें। अब बोलिए। नहीं, मुझे आवाज नहीं मिल रही है। रत्नू साहब, पीसीआर आपसे कांटेक्ट करके एक बार फिर आपको कनेक्ट करेगा। एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। लेकिन संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, देखिए क्या है कि मजाक उड़ा है। अब जयपुर के जख्मों को मैं बीजेपी राज और कांग्रेस राज के हिसाब से कुरे दूं, उससे मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है और मेरे चैनल को भी कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर बेनिफिट होता भी तो इंसाफ के सामने में उसको आने नहीं देता। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कोई भी सरकार ये मादा नहीं दिखा सकती थी, इंसाफ मिले और जल्दी मिले? अगर हमारी जांच एजेंसियों की एफिशिएंसी बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट कर रही थी तो हम फर्दर जांच एजेंसियों के पास जा सकते थे। हम कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पाए? स्वप्निल जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हर वर्ष 13 मई का दिन आता है तो दिल बहुत अंदर से बेचैन हो जाता है, और उन सब जो लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमारे जयपुर के प्रिय सब जो जयपुर के वासी थे, उनके परिवारों पे क्या बीत रही है, उन्होंने क्या देखा, क्या उस टाइम उनके साथ हुआ होगा, ये सब सोच के दिल पसीज जाता है। मैं उनको आज 13 मई 2026 को 18 साल बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवारजन जो इस शोक में पूरी तरह त्रस्त हो गए हैं, परिवार उनके विलुप्त हो गए हैं, उनको भी ईश्वर ताकत दे। संजय भाई, मैं हो सकता है मैं इमोशनल होकर ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन इंसाफ, देखिए आत्माएं भटकती रहेंगी, इंसाफ जब मिलेगा तभी वो उन आत्माओं को शांति मिल सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हम आत्माओं को भटकने दे रहे हैं, 71 आत्माओं को। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो उठकर ये बोले कि नहीं, इन आत्माओं की मुक्ति का रास्ता हम बनाएंगे। स्वप्निल जी, आपने बहुत अपने इंट्रो में पूरी बात बहुत ही संजीदगी से कही है, मैं पूरी आपकी बात से सहमत हूँ। और जोशी साहब जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिन्होंने इसको देखा है, उन्होंने भी विस्तार से बात बताई है। देखिए, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि 1 सेकंड के लिए सरकारों को अपन साइड पे रखते हैं
ये पूरा जो केस है ये प्रोसिक्यूशन फेल्योर को दिखाता है। अभियोजन जो नाकामयाब रहा एक सुदृढ़ केस एस्टेब्लिश करने में। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस का एक नियम है कि क्रिमिनल के खिलाफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स अगर आपने साक्ष्य साबित कर दिया अदालत में तो कोर्ट जो है उस क्रिमिनल को सजा देती है। इस मुकदमे में क्या हुआ, 2019 में निचली अदालत ने 4 लोगों को सजा दी, एक को एक्विटल किया, और उसके बाद 2023 में सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ आया, और जो मैं कहूंगा प्रोसिक्यूशन की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला मोड़ था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने उन चारों व्यक्तियों को बरी कर दिया और इस टिप्पणी के साथ किया कि अभियोजन रीजनेबल डाउट्स, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स केस अपना एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाया। अब देखिए, मैं उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मैं कोई इसका श्रेय नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट वाले संजय भाई कांग्रेस गवर्नमेंट वाला पोर्शन योगेन जी ने अपने जवाब में जोड़ा। योगेन जी ने ये बताया कि केस में कांग्रेस वकील भेजती नहीं थी, या भेजती भी थी तो उसके सबऑर्डिनेट को भेजती थी, मेन वकील जाता नहीं था। स्वप्निल जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इस केस की पैरवी जो जीए साहब कर रहे थे, गवर्नमेंट एडवोकेट साहब राजेंद्र यादव जी, उनको हमने पद से हटाया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब ये आदेश आया तो उनको हमने कोई इनाम नहीं दिए, कोई प्रमोशन नहीं दिया, और बीजेपी की तरह की बीजेपी में नेता कहते हैं यहाँ हमारे इस्तीफे नहीं होते, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजेंद्र यादव जी को जीए के पद से हटाया। ऑन रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्ड की बात करूं। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ है, 2023 में स्टेट गवर्नमेंट बदली और बीजेपी सरकार इस मुकदमे को लेके एसएलपी इन्होंने फाइल की सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए 2023 से ये मामला पेंडिंग है, क्यों नहीं? आज तो डबल इंजन की सरकार भी है। हाँ, नहीं, ये सवाल मेरा एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत से रहेगा। ये सवाल मैंने उन्हीं के लिए सोच के रखा है। अशोक भाई, मैं रत्नू साहब की अब आवाज हमें मिलेगी। रत्नू साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले अशोक जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अशोक जी, क्यों हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर फास्ट ट्रायल नहीं मांग सकते? क्यों हम सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी मसला है? इतने सारे वकील जो राजस्थान सरकार के पेमेंट पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं इस मामले को उठाने की मतलब जल्दी उठाने की अपील कर सकते? नितिन कुमार देखो, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब कहा, एक तो बात उन्होंने स्वीकारी कि हमने उनको हटाया डब्ल्यूजी पद से, जो जीए साहब थे, और लेकिन उसके साथ ये भी देखिए कि क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि वो वहां पहुंच नहीं पाए। हटाना एक अलग बात है, क्योंकि पता था कि किस प्रकार की ये नीतियां हैं, तुष्टिकरण की नीतियां रहती है। अच्छा, चला के न्यूज पॉइंट देना, एक महीने तक सुनवाई हो रही है कंटिन्यू, और उसमें कंटिन्यू नहीं जा रहा। देखो तो आपको ये हो नहीं सकता। हटाना एक ऐसा होना, हटा दिया तो बहुत अच्छा काम नहीं किया, हमने हटा दिया। दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि अब एसएलपी दायर हो गई, क्या कोर्टें सरकारों से चलेगी? नहीं चलेगी। कोर्टों में सरकार हो चाहे कोई दूसरा पक्ष आए, अरे पर आप कोर्ट से पूछिए तो सही अशोक भाई कि क्या आप इसे फास्ट ट्रैक लायक मानते हैं कि क्या आप इस पर प्रोसिक्यूशन का जो हुआ है उसके वो कहेंगे। नहीं अशोक भाई, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना, आप मत डिसाइड कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच तो करो। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमें इस पे जल्दी सुनवाई करनी है या नहीं, आप अप्रोच तो करो। प्रॉब्लम यह है कि आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अशोक भाई, नहीं लगता है कोई टेक्निकल ग्लिच आया है। रत्नू जी, देखिए मैं आपके पास इस सवाल के साथ आया था। एक तो ये कि क्या हाईकोर्ट नए डेवलपमेंट्स के बेसिस पर खुद अपने ही केस को, जिसको वो सुना चुका है, रीओपन कर सकता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि क्या सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस पर 100% फैसला आ सकता है? देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलें। कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस होता है उसके अंदर कड़ी से कड़ी जुड़ना जरूरी होता है। जो क्रिमिनल हमारा लॉ है वो ये कहता है कि जहां पर भी डेंट हो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, वहां पर मुलजिम को रिलीफ मिलती है। या ऐसी स्थिति में जहां हमारी आपराधिक प्रक्रिया सुनिश्चित हो, सुस्थापित हो, वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि मामला कितना गंभीर है या किससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि विधि का एक मूलभूत सिद्धांत है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक गुनहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर जो कानून है वो ये देखता है कि अभियोजन जो केस लेकर आया है उस केस की कड़ियां क्या वस्तुतः एक दूसरे से जुड़ती हैं,
क्या कड़ियों के ऊपर जो एविडेंस आई है, जो लीड की है प्रोसिक्यूशन में, उनको संदेह से परे साबित माना जा सकता है। यदि साबित माना जा सकता है तो आवश्यक रूप से सजा होती है, और यदि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती ही नहीं है तो फिर तो मुलजिमों को उसका फायदा होता है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट री-एवेल्यूट कर सकता है उस लेकिन 18 सालों के बाद क्या कोर्ट ये चीज नहीं सोचता कि हो सकता है इतने समय में चीजें डाइल्यूट हो गई हों? नहीं, इस समय में डाइल्यूट नहीं हो सकती ना, एविडेंस तो तत्समय की है। नहीं, तब तो एविडेंस कलेक्ट करने में भी लूप होल्स रहे थे, जहां तक हमने अब तक के 18 साल की इसमें देखा है। प्रॉब्लम्स तो हुई थी, चीजों को ध्यान ही नहीं दिया गया, तो बाद में आप कुछ निकाल ही नहीं पाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ट्रेन में आतंकी शताब्दी एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली गए और उनको देखने वाला ट्रेन के इतने सारे यात्रियों में से आप किसी को ढूंढ के ही नहीं ला सके। देखिए, उस बारे में तो मैं बताऊं आपको, सीसीटीवी कैमराज है, आपका टीटी होता है, कोई यदि रिजर्वेशन है बूथ के ऊपर, लोकल बूथ नहीं है तो उनसे भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो बाहर निकलता है अंदर चढ़ता है तो उससे भी उसका आप लगा सकते हो अंदाजा कि हाँ ये आदमी इसमें ट्रेवल कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो यही चीजें हैं जो मुलजिम को एविडेंस से जोड़ती है, डायरेक्ट कनेक्ट करती है कि यस ये आदमी सफर कर रहा था, ये आदमी यहाँ से यहाँ तक गया है, इन लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया है, इसकी पहचान क्रेडिट करानी चाहिए थी इनको, या करवानी चाहिए, या सीसीटीवी कैमराज की फुटेज लेनी चाहिए, उनमें दिख रहे व्यक्ति का भी एफएसएल से जांच होनी चाहिए कि हाँ जी ये व्यक्ति वही है जिसकी एफएसएल से पुष्टि हो। तो ऐसी स्थिति में फिर एविडेंस कलेक्ट हो जाती है डायरेक्ट कि हाँ ये आदमी ट्रेवल कर रहा था और यहाँ तक आया, और फिर यहाँ उसकी मौजूदगी है जयपुर में या जहाँ भी है, और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ है तो उसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो और तो कनेक्ट कैसे करोगे आप? पर नहीं हो पाया। इसके अलावा और तो डायरेक्ट बात तो यही है कि नहीं हो पाया। ठीक है रत्नू साहब, मैं आगे आपके पास आता हूं। अशोक जी, आप मेरे साथ जुड़ गए? ना आवाज आ रही है ये अशोक जी, देखिए मैं सिंपली ये बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना कि हम जल्दी उस पर सुनवाई करना चाहते हैं या नहीं। आप क्यों ये लेवरेज ले रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास और भी बहुत महत्वपूर्ण केस हैं? और दूसरा और भी बहुत महत्वपूर्ण केस, जयपुर का सबसे बड़ा गुनाहगार और उसमें कोई गुनाहगार नहीं, क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या ये बुरी बात नहीं है? देखो स्वप्निल जी, कोई भी केस हो उसकी सबकी महत्वता होती है और सभी चाहते ही कोई ना कोई उसमें न्याय मिले। जहां तक बम ब्लास्ट वाली मामले की बात करें तो वास्तव में इस केस के अंदर एक मार्मिक है, और गिद्धू उस समय जब हुआ सब लोगों ने अपना ब्लड डोनेशन किया, लोगों ने जाकर के अपना जितनी भी सहायता करी थी लोगों ने सबने किया। लेकिन जिस प्रकार से हाई कोर्ट का यदि जजमेंट आता है, उस जजमेंट के अंदर इन सबको किस प्रकार से किया जाता है, एक उसके कारण से कि आपने पैरवी नहीं कर पाए, वो एक बड़ी विचित्र स्थिति थी। और जहां तक अब वर्तमान की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी वर्डिक्ट आएगा, क्योंकि एक्विटल के केसों में, दोष मुक्ति के केसों के अंदर मैं कह रहा हूं कि इन प्रकार के केसों के अंदर, चाहे हाई कोर्ट में हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर हर चीजों को एग्जामिन किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा, और देखने के बाद में यदि कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है, और आएगा भी, क्योंकि जो भी एविडेंस जो कलेक्ट की गई है, चाहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो या फैक्ट्स की एविडेंस आई हो, जहां तक सीसीटीवी कैमरे की बात आ रही है, ये तो एक चार्जशीट का पार्ट है कि उसमें था या नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, और चीजों का प्रॉब्लम क्या है कि देखिए चीजें डिम हो रही हैं। मैं कैसे बता रहा हूं, मैं योगेन जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए चीजें डिम हो रही हैं। हर साल जब मैं ये डिबेट करता हूं 13 मई को, तो मुझे ये लगने लगता है कि हम पिछले बार से आगे बढ़े ही नहीं है, हो सकता है हम पीछे सरके हों। अच्छा, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वही अधिकारी जो इस केस में इतने सारे लघुना छोड़ देते हैं, जैसा कि जिन शब्द का इस्तेमाल हाई कोर्ट ने किया है, उनके तो टाइम पे प्रमोशंस भी हुए हैं, उनके तो टाइम पे सारी चीज़ें हुई हैं। तो इससे पता चल जाता है ना कि एफिशिएंट लोग थे नहीं, और हम इतने एफिशिएंट ही नहीं हैं कि 18 साल बाद भी आतंक से रिलेटेड एक केस जिसकी कहानी सबको पता है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबूतों के साथ हम उनको सजा की बलिवेदी पर नहीं चढ़ा सकते। स्वप्निल जी, देखो स्वप्निल जी, अशोक भाई, मेरा ये सवाल योगेन जी से है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। योगेन जी, हाँ। स्वप्निल जी, क्या है, हमारे जो देश का जो कानून है ये अपराधियों को सपोर्ट करता है, और ये जैसा बताया वकील साहब ने कि अगर मान लीजिए 99 छूट जाए, अपराधियों को कैसे सपोर्ट करता है? आप ढंग की चार्जशीट बना दो, हाँ, लेकिन एक निरपराधी नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं 99 अपराधियों को सजा होनी चाहिए।
अगर उसमें एक अगर वैसे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जिम्मेदारी जो है अभियोजन की है, जबकि जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अभियुक्त की होनी चाहिए कि मैंने ये अपराध नहीं किया। तो जब तक अभियोजन और अभियुक्त का जो संबंध है जो इस तरह का चलेगा पुराने कानून के हिसाब से, तब तक ये अपराधों में कमी नहीं आएगी तो और आपको अपराधियों को लगता है सजा नहीं मिलेगी। इस केस में आपको लगता है इंसाफ होगा? अब देखिए, कितने चांसेस हैं आपको? मुझे ये लगता है हाँ। अभी एक सलमान नाम का इसमें अभियुक्त है, बिल्कुल है। वो गया सुप्रीम कोर्ट। उसने ये कहा कि साहब मैं जब मरे जिनमें मृत्यु हुई थी उसमें बरी हो गया, तब मुझे जिंदा में क्यों सजा दिला रहे? तो वो गया सुप्रीम कोर्ट ने शायद 15 मई हाई कोर्ट को कहा है कि आप निर्णय कीजिए इस व्यक्ति की कि भाई क्या करना है इसका, मतलब अब यह पेंडिंग है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि अब ये माननीय हाई कोर्ट जो है हमारे वो अब कुछ न कुछ जरूर करेगा उसके अंदर। अगर ये उसमें इसको बरी कर देते हैं तो फिर ये अगर ये केस जो पहले बरी हुए हैं वैसे के वैसे ये बरी हो जाएंगे जिंदा बम में। और अगर ये बरी नहीं करते हैं तो आप देखिए नहीं, पर नए सबूत जुड़ गए, दोबारा सुनवाई चालू हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? हाँ। अगर मान लीजिए सरकार है, सरकार का अगर सरकार सोच लेगी कि हमको जो जिंदा बम में नए सबूत मिले हैं हम उन सबूतों को दोबारा पेश करना चाहते हैं, हाँ। तो अगर यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस बात को। या तो इनको तो इनहेरेंट पावर है भाई, ये कोई जरूरी थोड़ी कि 2 महीने 3 महीने साल भर 2 साल इनके ऊपर लागू होता है। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हाई कोर्ट हाँ। को ये कहेगा कि ये जो इन्होंने गवाह पेश किए हैं, ठीक है, उन गवाहों को दोबारा आप ट्रायल कर लीजिए। ठीक है, मैं एक एक कमेंट्स आप सबके पास आ रहा हूं। मैं संजय भाई, आप अगर लास्ट में कुछ बोलना चाहें, क्योंकि मेरे पास समय कम बचा है, मैं आप ही की इच्छा पर छोड़ता हूं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो, क्योंकि मैं कांग्रेस से बार बार सुनना चाहता हूं, महीने में 10 बार सुनना चाहता हूं कि वो सरकार से बोले कि इस मामले को निष्कर्ष तक ले जाए। क्या गलत उम्मीद है मेरी विपक्ष से? स्वप्निल जी बिल्कुल इन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। एक भी इतना दुर्दांत कांड करने के बाद कोई भी नोबडी शुड बी रोम फ्री, सबको सजा होनी चाहिए। पर ये सजा डिपेंड करेगी सरकार की इच्छा शक्ति पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल आपने सही कहा अशोक जी ने कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय वो करते हैं, परंतु अगर अभियोजन और वहां के जो वकीलों की बैटरी ऑफ वकील है, इतने बड़े बड़े देश के वकील हैं, अगर वो अपनी बात को प्रभावी तरह से रखेंगे उनके सामने, तो निश्चित रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय इनके खिलाफ सजा का जो है आदेश पारित करेगी। और एक और सर एक बात है जो मेरे ख्याल से रूमर की तरह फैलाई जा रही है, अफवाह की तरह। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि जीए साहब खुद अपीयर नहीं होते थे, उनकी जूनियर जाती थी, कोर्ट में जाता था। ये अफवाह नहीं है अगर सर। ऐसा होता, ये अफवाह अगर नहीं है ऐसा सर। होता तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ये अफवाह नहीं है सर। उनके बारे में कहता। ये अफवाह नहीं है सर, अफवाह होता तो आप उनको हटाते ही नहीं। ये अफवाह है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने खुद गवर्नमेंट को लिखकर बताया है कि आपका अभियोजन जो है इस पे गौर नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा। इसलिए संजय भाई कम से कम ये हिस्सा झूठ के तौर पर न जोड़ें प्लीज। देखिए, हाईकोर्ट की खंडपीठ अगर इतने बड़े मामले को सुन रही है और अगर वकील खुद नहीं अपीयर होना, तो निश्चित रूप से ऑर्डर में वो आता है। हाँ। हमारे दोनों साथी बैठे हैं, मैं खुद आया है, कोर्ट ने लिख के भेजा था, आता है, तभी तो आप लोगों ने कार्रवाई की, तो इसको हम झूठ नहीं बोल सकते। अशोक सिंह जी, इससे पहले रत्नू जी, आप अगर कुछ बोलना चाहें इस केस पर अपनी तरफ से। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अभी आपके वक्ताओं में से एक ने कहा कि 99% लोगों को सजा होनी चाहिए। ये कानून का मूलभूत उद्देश्य नहीं होता। कानून का मूलभूत उद्देश्य होता है कि एक भी बेगुनाह व्यक्ति को दोषित नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता पर इसका एक सेकंड पोर्शन ये है ना रत्नू भाई की 99 अपराधी छूट भी तो जा रहे हैं बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर, जबकि कायदे से असली जस्टिस तो वो है कि 99 अपराधी भी ना छूट पाए और जो बेगुनाह है वो भी ना फंसे। जी, न्यायपालिका का काम है ये तय करना, ये देखना, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना। टीवी के डिबेट में तो आप कुछ भी मत बना सकते हो, लेकिन जो पेपर के ऊपर एविडेंस आई है वो एविडेंस ही प्रिवेल करेगी, वो एविडेंस देखी जाएगी। राजस्थान की पुलिस नाकारा है, इन्होंने ढंग से अनुसंधान नहीं किया। यदि अनुसंधान करते तो ये परिणाम नहीं आते जो परिणाम आए थे। ये केवल और केवल नाकारा अभियोजन है ना, उसका परिणाम है कि देश की जनता को ये सब तांडव देखना पड़ता है। गुनहगार छूट जाते हैं, इनकी लीपापोती की वजह से। इनको ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, इनको कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान करना आता ही नहीं है, सही है। इनको ट्रेनिंग मिलती नहीं है। और केवल आके और न्यायपालिका के मत्थे मर देते हैं कि जजों ने काम नहीं किया, बरी कर दिया, अरे भाई एविडेंस लेके आओ, सजा हो जाएगी, आप लाते क्यों नहीं हो। तो जो हमारे देश का जो अभियोजन वर्ग है, वो अभियोजन वर्ग कतई बिल्कुल बेकार है। आप देख लो कितना क्या रेशियो, क्या पनिशमेंट होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप एविडेंस लाते नहीं हो। ठीक
ठीक है तो अशोक सिंह जी, आपके अनुसंधान अब हम उम्मीद ही क्या कर है, सकते हैं उसका परिणाम न्यायपालिका कि अगले 2 साल के बाद तो मुझे इस तरह की डिबेट बुलाने की जरूरत ना पड़े। का काम वकीलों को काम, हाँ। जजगार वकीलों को काम अनुसंधान करना नहीं है, ठीक है, ठीक है रत्न उसका जी, विवेचन करना है, ठीक है उसका रत्न जी। मूल्यांकन करना है। ठीक है अशोक सिंह जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अगले साल या उसके अगले साल से मुझे इस डिबेट को लाने की जरूरत ना पड़े आप लोगों से, या ये आपको लगता है कि ज्यादा उम्मीद है, हम जरूरत से ज्यादा समझ लिया आपको? देखो कि इस कोर्ट के मामले के अंदर मैं कह रहा हूँ कोई टिप्पणी नहीं करनी थी, और जहां तक है कि कोर्ट में मामले सरकार अपना पक्ष रखेगी और पूर्ण जोर से रखेगी, जो भी एविडेंस है फैक्ट्स के आधार पर है वो पक्का रखेगी, और जो भी एग्जामिन जो सुप्रीम कोर्ट को करना है इस केस का, उसका हर संभव हम प्रयास करेंगे कि ये कम से कम समय के अंदर। नहीं लेकिन अशोक भाई 2 सेकंड, अशोक भाई ऐसा हो सकता था ना, ठीक है, कि या इन इसके नए ऊपर एविडेंस, वापस इसको अशोक भाई, भेजें या अशोक दोबारा से भेज भाई दें। सुनिए ना, सुनिए, ऐसा तो हो इसमें सकता था ना कि राज्य proper सरकार रूप से ये हो जाए। सोचती कि जो ये जिंदा बम मामले में नए सबूत मिले हैं, आप खुद ही हाईकोर्ट को रीच करते कि भाई पुराने मामले में हम ये सबूत नहीं दे पाए थे, अब आप एक बार फिर से रिकंसिडर करिए। ये आपने नहीं किया अशोक भाई। देखो कोई भी चीज का लीगल वैल्यू भी आपको देखना पड़ेगा कि उस समय की एविडेंस और आज की एविडेंस में क्या चीज है। मैं एडवोकेट के हिसाब से बता रहा हूँ, एक आम नागरिक की बता रहा हूँ, पहले का सबूत आज का सबूत क्या चीज है, उसकी रिलेवेंसी देखी जाएगी, वो लीगल रूप से वो टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। दो, एक राजनीतिक रूप से हम बात टिक करेंगे गया ना, उसी के बेसिस पे तो 4 लोग आतंकी टिक गया। नहीं अशोक भाई, इन्हीं सबूतों के उस पर टिक गया, तभी तो 4 लोग जिंदा बम मामले में दोषी करार दिए गए, आतंकी माने गए। अगर ये नए एविडेंसेस जुड़े हैं तो पुराने बरी क्यों हुए? नीचे वाले कोर्ट में टिका है, लेकिन यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट में न्यू कोई एविडेंस आ रही है और उसके आधार पर वो कलेक्टिवली भी है और उससे जुड़ रही है, तो उस एविडेंस का महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन उसकी भी लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो फिलहाल पीड़ितों के हिस्से में इंतजार है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि इंसाफ कभी तो हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।